हेलो बच्चा लोग, कैसे आप सब लोग। क्या बोले बच्चा, अपना लाइव क्लासेस तो नहीं चल रही, बट ठीक है, रिकॉर्डेड में पढ़ लोगे। मुझे विश्वास है तुम्हारे ऊपर कि तुम पढ़ लोगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि कोई डाउट हो बच्चा तो बताइए, मुझसे पूछ लेना। कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। तो अपन अपना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। चलो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ठीक है। ये वाला अपन स्टार्ट कर चुके थे। मैंने आपको छोटी छोटी बेसिक चीज़ें बताई, पैथोजन के बारे में बताया, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब ज़्यादा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, प्रॉब्लम मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ। तो पैथोजन में अपन ने बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई और वर्म्स, ये अपन ने देखे थे। और उनके थ्रू होने वाली डिजीज़ के बारे में मैंने आपको लिखवा दिया था। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते थे बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़, है ना। तो डिजीज़ तो लिख दो फर्स्ट नंबर यहाँ पर डाल के, डिजीज़ कॉज बाय व्हाट, बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने पहला, जिसे अपन ने बहुत सारे लिखवाए थे, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, प्लाक, टीबी, है ना, डिसेंट्री, साइफिल, गोनोरा, ये अपन ने देखा था। जिसमें से मैंने बोला था मैं आपको एक एक लिखा आपके दे, सिर्फ आपकी बुक में बच्चा निमोनिया और टाइफाइड के बारे में है, लेकिन मैंने आपको बोला था मैं पढ़ाऊंगी आपको सबके बारे में, ठीक है। तो अपन ने टाइफाइड वाला कंप्लीट कर लिया था, टाइफाइड कंप्लीट कराया था मैं अच्छे से। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, अपन ने बात करी थी, ठीक है। तो चलो अब अपन स्टार्ट करेंगे सेकेंड वाला, कौन सा, निमोनिया वाला, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें, सेकेंड वाला स्टार्ट करें, निमोनिया। सही है इसका लिए, हाँ मैम सही है। निमोनिया में, है ना, आधे बच्चे बोलते मैम निमोनिया में पी नहीं रहा, पर पी तो साइलेंट लगा है, ठीक है। अब अच्छा देखो, निमोनिया जो होता है, सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई कि कुछ आना आए आपको, लेकिन ये तो आना चाहिए कि वो डिजीज़ किस पैथोजन से होती है ना। ये बात अपन ने बात करी थी। तो ये किसके थ्रू होती है बच्चा, ये मैं आपको बताऊँ, स्ट्रेप्टोकोकस, पी छोटा है ना, निमोनाए, ठीक है। एंड क्यों लिखा, अभी मैं बताती हूँ ना, एक और लिख दूँ मैं नाम, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजाए, ठीक है। तो ये दो बैक्टीरिया होते हैं जिससे निमोनिया कॉज होता है बच्चा। ये एनसीईआरटी लाइन है सारी, ठीक है। तो ध्यान रखना, इन दो इन दो की वजह से व्हाट, मतलब निमोनिया जो होता है, ये दो बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो निमोनिया कॉज कर सकते हैं। अब निमोनिया क्या होता है सब पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, बस अभी इतना ध्यान रखो। जिसमें सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी क्वेश्चन आते हैं इससे। अब देखो नाम में आ रहा है निमोनाए, निमोनिया सही है, नेम, हाँ सही है, ठीक है ना। आप देख लेना स्पेलिंग, है ना, तुम जानते हो मेरी इंग्लिश कैसी है ना बच्चा। अब बच्चा मैं आपको एक बात बताऊँ, 11th में तो हाँ, आपने 11th में अगर पढ़ा हो तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो साइज़ के बिहाव पर, उनके जो शेप और साइज़ के बिहाव पर चार टाइप्स के होते हैं, बेसिलस, कोकस, स्पाइरल और विब्रियो। अब कोकस आ रहा है तो इसका मतलब कैसे होंगे, बिल्कुल राउंड शेप के होंगे ये बैक्टीरिया, कैसे होंगे, राउंड शेप के, ठीक है। इसके बारे में बता रही हूँ मैं, उसके बारे में बहुत कम पूछा जाता है, तो मैं वही बताऊंगी जो आपके मेजॉरिटी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलो, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की वजह से निमोनिया कॉज होता है, मेनली ये पूछा जाएगा, बट वो भी ध्यान रखना। इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा की वजह से भी ये चीज़ होती है, ठीक है, क्लियर। चलो अब स्टार्ट करें। अच्छा, अब सबसे पहले अब ये फैलता कैसे है, तो फैलता कैसे है बच्चा, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से फैलता है। जैसे मैंने आपको टाइफाइड में क्या बताया था, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से फैलता है, बट बच्चे कंटेमिनेटेड फूड वाटर की वजह से, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से, जैसे आपने खांस दिया किसी के सामने, खांसते हो ना तुम ज़बरदस्ती खांसते हो, तुम्हारी हरकतें ऐसी है, ठीक है ना। और अब तुम्हारे नाक से म्यूकस बाहर निकल रहा है, तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, ज़बरदस्ती, मतलब थोड़ा अजीब है बट ठीक है, बट तुम हरकतें करते ही ऐसे हो, ठीक है। तो ये किसकी वजह से फैलता है बच्चा, है ना, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से फैलता है, ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ध्यान रखना इसको, ठीक है। यानी अब एक बात तो आपको क्लियर हो गया कि अगर ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से फैल रहा है, इसका मतलब मैम ये लंग्स से रिलेटेड बीमारी है। बोल सकते हो कि मैम ये रेस्पिरेटरी रिलेटेड बीमारी है, यस बिल्कुल बोल सकते हैं। तो बच्चा किससे रिलेटेड बीमारी है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड बीमारी है, और उसमें से भी ये लंग्स रिलेटेड बीमारी है बच्चा। ये लाइन में क्यों लिख रही हूँ, ये अभी मैं आपको जब निमोनिया कंप्लीट हो जाएगा देन मैं आपको एक मज़ेदार एक क्वेश्चन बताऊंगी जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है नीट में और एम्स में, बहुत बार पूछा गया, मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन क्या, बट ये पॉइंट ध्यान रखो। क्या बोला मैंने, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट मतलब आपके समझ गए ना, मतलब तुम
भावनाओं को समझो, ठीक है। तो उससे रिलेटेड है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है और ये आपके मेनली लंग से रिलेटेड, ठीक है। चलो अब ये फैलता कैसे है, सिम्टम वगैरह सब बाद में लिखेंगे, पहले मैं आपको समझा देती हूँ फैलता कैसे है और आपकी बॉडी में कैसे इन्फेक्ट करता है। देन उसके बाद अपन देखेंगे, जैसे मैंने आपको टाइफाइड में बताया था कि कॉन्सेप्ट समझ जाओ, उसके बाद अपने आप वो समझ जाओगे, बस वही चीज़ें हैं। तो चलो एक काम करते हैं, मैं एक डायग्राम बनाती हूँ। पता नहीं तुम लोगों ने देखा होगा या नहीं, देख तो रखा होगा, तुम ऐसा तो मत करो, तुम्हें तुम्हारी 11वीं क्लास की बुक की कसम होगी, ठीक है। क्या है ये, क्या बनाया मैम ये क्या बनाया आपने, ये क्या है ये, व्हाट इज दिस मैम, ये क्या है बताओ। तुमसे तो अरे सॉरी मैं भूल गई, तुम लाइव नहीं हो ठीक है, वरना मैं तुम्ही से पूछती। बच्चा आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक ये मेरे हिसाब से एल्वियोलाई है ना, एल्वियोलाई है आई थिंक। ये क्या है, ये एल्वियोलाई है ये, है ना। हाँ, और ये क्या है बच्चा बताओ, ये क्या है मैम, ये क्या बनाया आपने, ये है ब्लड वेसल। अरे तुम्हारे फेफड़े बनाया मैंने, ध्यान रखना इस चीज़ को, तुम्हारे फेफड़े बनाया मैंने, ठीक है। हाँ, अब ऐसा नहीं बोल सकते तुम, ऐसे मजाक मत करना, हाँ ठीक है। तो मैं तुम्हारे फेफड़ों की कसम, अच्छे से समझ लो इसको, ठीक है। अब बच्चा देखो, ये है अपने ब्लड वेसल, ये है ये अपने एल्वियोलाई है, और यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बच्चा यहाँ पर भी एक मेम्ब्रेन होती है। वैसे तो बताने लायक नहीं है, तुमसे पूछना चाहिए था, वैसे तुम लाइव हो नहीं, बट मैं तुमसे पूछती। तो बच्चा इस मेम्ब्रेन का नाम होता है, क्या होता है, इसे याद होगा अच्छे से, मन में बोलो, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, है ना। जो एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन और किसकी, ब्लड वेसल की जो एंडोथीलियम मेम्ब्रेन है, एपिथीलियम होती है, उसको क्या करती, जोड़ के रखती, बिल्कुल टाइटली बाउंड कि भाई हटे नहीं किसी भी तरह से, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, बेसमेंट मेम्ब्रेन ध्यान रखना बच्चा, है ना, आपकी बॉडी के हर जगह वहाँ पाई जाएगी जहाँ पर दो एपिथीलियम जुड़ रही हो, दो मेम्ब्रेन जुड़ते ही वहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन जरूर होगी, ध्यान रखो, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन मतलब बेसमेंट मतलब जोड़ने वाली मेम्ब्रेन, ठीक है, जो एक जगह इसको पकड़ के रखेगी, कहीं भी जाएगी नहीं, ठीक है। अब सुनो, अब सुनते जाओ, अब काम की बात करते हैं थोड़ा, मैम थोड़े काम की बात कर लें थोड़ा। ये है एल्वियोलाई, ये है कैपिलरी। अब एल्वियोलाई किस में होता है मैम, लंग्स में होता है लंग्स में, तो अभी तो मैंने लिखा लंग्स रिलेटेड। बच्चा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं बताऊंगी, एक बार ये कंप्लीट हो जाओ उसके बाद आपको बताती हूँ मैं, ठीक है। सुनो, ये एल्वियोलाई है, तो जो बैक्टीरिया, अपन मान लो कि कोई खांस रहा है, किसी का म्यूकस हो गया, अब उसे खांसा, एक म्यूकस जो भी बाहर निकला, अब आपने उसको इनहेल कर लिया, है ना, जैसे अभी कोरोना फैल रहा है ना ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, वैसे ही फैलता है ये। तो उसने आपने क्या करा, उसको इनहेल कर लिया। अब इनहेल करने के बाद वो बैक्टीरिया आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होता आपके लंग्स में पहुंच गया, लंग्स में पहुंचने के बाद वो आपके एल्वियोलाई में जाएगा, और एल्वियोलाई में जाने के बाद एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन होती है, एक मिनट में इसको अलग उससे बना देती हूँ, है ना, एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन में जाके ऐसे अटैच हो जाएगा, ये देखो हो गया अटैच, ऐसे अटैच हो जाएगा ये देखो हो गया। ये बैक्टीरिया, ये क्या है, ये जो बनाया ना मैंने, ये क्या है, बैक्टीरिया। बच्चा देखो अब ये ऐसे में है ना, डायग्राम तभी बनाओ ना तो समझ जाओ बैक्टीरिया, जैसे मैंने उसमें बनाया था ना वैसे में समझ जाओ बैक्टीरिया, ये क्या बैक्टीरिया। अब क्या होगा, ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, अब एल्वियोलाई का काम क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज करना, पता है ना आपको, एल्वियोलाई का काम क्या होता है, गैसेस को एक्सचेंज करना। बच्चा तभी तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाते हैं, आपके 11वीं का सबसे जाना माना क्वेश्चन कि लंग्स में रेस्पिरेटरी एक्सचेंज मेम्ब्रेन बताइए। तो एक तो एल्वियोलाई के स्क्वामस एपिथेलियम प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन और प्लस ब्लड वेसल के एंडोथीलियम, ये तीनों रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाते हैं जहाँ पर एक्सचेंज होता है गैसेस का, ठीक है। अब सुनते जाओ, यहाँ से ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड, क्यों आ रहा है, क्योंकि फिल्टर होने के लिए, आपको पता है ना, ब्लड फिल्टर होने के लिए कहाँ जाता है, लंग्स के पास जाता है, तो देखो लंग्स के पास आया, ठीक है। अपन ने इनहेल करा, जब आप इनहेल करोगे तो आपके एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और CO2 की घटती है, ये याद रखो अभी। अब बच्चा देखो मैं पूरा डिटेल नहीं बता रही, फिर वो पूरा डाइवर्ट हो जाएगा ना टॉपिक, तो इतना ध्यान रखो कि आपने क्या करा, इनहेल करा, ठीक है। इनहेल करा तो आपने ऑक्सीजन की मात्रा को यहाँ बढ़ा दिया, और CO2 की मात्रा यहाँ, CO2 की मात्रा यहाँ कम है। ब्लड जो लेकर आ रहा है, ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या मतलब होता है कि उसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो यहाँ पर CO2 की मात्रा तो ज़्यादा है ना बच्चा, और यहाँ पर O2 की मात्रा कम है। तो बच्चा अब आपको पता है यहाँ होगा सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, गैसों या सोल्यूट के पार्टिकल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाना। तो होना क्या चाहिए था कि ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा है, ऑक्सीजन यहाँ कम है, तो ऑक्सीजन तो यहाँ आ जाना चाहिए था, और CO2 में ज़्यादा, CO2 कम है, तो हाई कंसंट्रेशन लो तो CO2 यहाँ चला जाता, तो यहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता। ये सिंपल बता रही हूँ।
लेकिन जैसे ये बैक्टीरिया आ गए तो ये बैक्टीरिया आने के बाद आपकी इस एल्वुलाई की मेम्ब्रेन की सेल को पता चल गया कि भाई कोई फॉरेन पार्टिकल है जो हमको खतरा कर रहा है, हमको खतरा मतलब हमको डैमेज करने के लिए है। तो बच्चों पता क्या होता है, आपकी एल्वुलाई की जो सेल्स होती है वो म्यूकस सीक्रेट करने लग जाती है। तो पता होता क्या है, होता क्या है कि आपकी जो सेल होती है वो यहाँ पर वो म्यूकस सीक्रेट कर देती है। अब बच्चा, अब ध्यान से देखो, म्यूकस कौन सीक्रेट करा, एल्वुलाई की खुद की सेल ने करा, प्रोटेक्शन के लिए, बचाने के लिए। बच्चा देखो, अपनी सेल ने खुद ने म्यूकस सीक्रेट करा ताकि ज़्यादा इन्फेक्शन ना फैले, ताकि ब्लड में नहीं जाए, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, ठीक है, कर लिया, ऐसा हो गया। अब क्या होगा, अब ये म्यूकस आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, पहले खाली था तो अच्छा खासा डिफ्यूजन हो रहा था और अच्छा खासा एक्सचेंज हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब म्यूकस आ गया तो क्या, मुझे बताओ, क्या अच्छे से डिफ्यूजन होगा? नहीं होगा मैम। अब यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी सांस लेने में, क्योंकि आपके ब्लड के साथ तो ऑक्सीजन गया ही नहीं, देख लो, क्योंकि म्यूकस ने ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को कम कर दिया यहाँ पर। यहाँ तो ज़्यादा लेकिन यहाँ कम कर दी ना। नॉर्मली तो जा सकता था लेकिन अब तो नहीं जा सकता, नहीं जा सकता बिल्कुल भी। तो इस म्यूकस की वजह से ऑक्सीजन वहीं रह जाएगा, बहुत ही कम मात्रा में, ज़्यादा ज़्यादा नहीं चाहता। इसलिए अब क्या होगा बच्चा, ये तो हो गया अपनी रामायण की इस बैक्टीरिया ने इन्फेक्टेड कैसे करा। अब सुनो, क्या यहाँ पर ब्लड किस लिए आया था? ऑक्सीजनेटेड होने के लिए आया था। बेचारा ब्लड बोले, मैं तो बेचारा शुद्ध होने के लिए गया, इसने तो मेरे को डीऑक्सीजनेटेड बना दिया। क्यों बच्चा, यहाँ पर ब्लड आया है शुद्ध होने के लिए, यानी ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। ऑक्सीजनेटेड होने का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े और ऑक्सीजन CO2 की मात्रा घटे। लेकिन इस म्यूकस और इस बैक्टीरिया की वजह से आग लगे ऐसे बैक्टीरिया को जिसने मेरा ये काम नहीं होने दिया, ऐसे बोलेगा ये तो, ठीक है। तो बच्चा, अब ये जो बैक्टीरिया होगा, मतलब ये जो ब्लड होगा, अब ये ब्लड तो ही बोलेगी कि भाई जैसा हो रहा है ठीक है, तू तो चला गया, ये रुक नहीं सकता किसी के लिए। तो बच्चा यहाँ तो ऑक्सीजनेटेड हुआ ही नहीं ब्लड, तो यहाँ CO2 की मात्रा ज़्यादा ही रह गई और ये ज़्यादा हुआ CO2 वाला ब्लड आपकी बॉडी में आगे चला जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम नहीं हो जाएगी? यस मैम, बिल्कुल होगी। तो अब आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो 11th में कि जब आपकी बॉडी में CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है तो आपकी ब्लड वेसल ग्रे कलर की हो जाती है ना, ब्लूइश कलर की हो जाती है, देखा होगा, पढ़ा था बने, पढ़ने तो क्या, आपने पढ़ा होगा चैप्टर में कि जब ब्लड वेसल्स में CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है तो आपकी ब्लड वेसल कैसे हो जाते हैं, ब्लूइश कलर की दिखाई देती है, दिखती है ना, नीली कलर की दिखाई देती है। बस, तो अब जाके ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी में जाएगा, बॉडी आपके कैसे दिखेगी, आपकी नीली कलर की दिखाई देगी, आपके नाखून नीले कलर के दिखाई देंगे। तो आया समझ में? इसलिए निमोनिया में आप नीले नीले कलर के दिखाई देते हैं, बिल्कुल नीले, बिल्कुल। क्यों दिखाई देते हैं? आगे आपको समझ में क्लियर हुआ, समझ में आ गया? तो पहला सिम्टम, तो क्या है पहला सिम्टम, आपकी बॉडी ब्लूइश कलर की, जिसमें आपकी स्किन ब्लू दिखेगी ज़्यादा और आपके नेल्स ब्लू दिखेंगे और आपके पाम ब्लू कलर के दिखेंगे, जो आपके क्लियरली दिखते हैं ना, वो क्लियर हुआ। पहली बात ये ध्यान रखनी है। दूसरा, आपको ब्रीदिंग में, अब ऑब्वियसली बात है, जब अच्छे से इनहेलर एक्सेल नहीं हो रहा तो आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी, आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, आपको ब्रीदिंग लेसनेस हो जाएगा, आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो दूसरा सिम्टम, आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी। देख लो, बैठ गए हैं, जम गए यहाँ पर, तो आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी। अब क्या होगा, मैंने आपको एक चीज़ क्या बोली थी, जल्दी बताओ, कि मैम कोई सी भी डिजीज़ हो, फीवर तो हर जगह आएगा, लो आ गया। और बच्चा, मैंने आपको उसका रीज़न नहीं बताया था कि क्यों फीवर आता है, क्योंकि आपकी बॉडी, जब आपकी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल चल जाता है तो आपकी बॉडी खुद टेम्परेचर हाई करती है ताकि वो बैक्टीरिया मर सके, इसलिए आपको फीवर आता है। इसलिए फीवर होना एक वरदान है आपकी बॉडी के लिए, याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है, आपके आगे काम आएगा, ध्यान रखना इस पॉइंट को, ये मैडम ने कुछ बोला था, ठीक है। हाँ, तो बच्चा अब क्या होगा, आपको फीवर आएगा। निमोनिया में एक फीवर आता है जिसमें आपको ठंड लगती है, तो चिल फीवर आता है, ठंड लगेगी फिर गर्मी, फिर एकदम से ठंड, फिर ठंड, तो उसको बोलते हैं अपन चिल फीवर। तो चिल होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके बहुत पूछा जाता है। तो बच्चे यहाँ लिख दो मैं सिम्टम, बताओ कि मैम, हाँ मैम यहाँ लिख दो आप, तो ठीक है। सिम्टम्स में क्या लिखोगे, सबसे पहले आपको फीवर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो फीवर कैसा होगा, चिल होगा, चिल मतलब आपको ठंड लगेगी उस फीवर में। दूसरा, ब्रीथलेसनेस होगा, ब्रीथलेसनेस यानी ब्रीदिंग लेने में दिक्कत आएगी आपको, सांस लेने में। उसके साथ साथ क्या होगा, आपकी जो स्किन, जो नेल्स होंगे वो कैसे वो हो जाएंगे, अपीयर्स कैसे होंगे, ब्लूइश कलर के दिखेंगे। बच्चा, अब आपकी बुक में एक पॉइंट दे रखा है, ग्रे टू ब्लूइश कलर। अब आप बोलोगे मैम हमारे तो नाखून लाल लाल दिखते हैं, ग्रे क्यों गए? बच्चा, मेडिकल लैंग्वेज में आपके नेल्स और स्किन ग्रे कलर की होती है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अपन को दिखती लाल है तो अपन लाल लाल बोल देते हैं, तो अपनी मेडिकल लैंग्वेज का सब ग्रे से ब्लूइश कलर की हो जाएगी अपनी, और वो क्यों होती है इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब इसके साथ साथ क्या होगा, अपनी बॉडी को ऑक्सीजन ढंग से नहीं मिलेगा, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपकी जो टिश्यूज होंगी, वो जो सेल होंगे अच्छे से काम नहीं करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ क्या होगा, आपको म्यूकस जम रहा है। अब जितना ज़्यादा म्यूकस बनेगा तो आपका गले में कफ होगी, आपको खांसी आएगी, तो यहाँ पर आपको कफ भी होगा। अरे भाई देख लो, आया समझ में, तो देख लो, हो गया सिम्टम कंप्लीट, क्लियर।
समझ में आया? चलो अभी मैं लाइव होता तो पूछती बच्चा, बट इट्स ओके, मुझे उम्मीद है आप पे कि आपको समझ में आ गई। आप बोलोगे यस मैम समझ में आ गया, बोलना यस मैम हमें समझ में आ गया, ठीक है? भले लाइव नहीं तो क्या हो, बोला मैम यस मैम हमें क्लियर हो गया, ठीक है? चलो तो समझ में आ गया, सिम्टम आपको क्लियर हो गए, तो कुछ ऐसा ऐसा आपको देखने को मिलता है, ठीक है बच्चा? तो ये बात आपको ध्यान, बुक में अगर बुक हो तो एक बार पढ़ना, है ना, एक बार बुक पढ़ना। अच्छा, और आपको पता है कि जब कफ होता है, खांसी होती है, बहुत ज़्यादा खांसी होती है, गले में खराश होती है ना, और आपको ब्रीथलेसनेस अच्छे से नहीं हो रही, तो आपका क्या होता है, सर घूमता है, तो यानी हेडेक। आपके फीवर के साथ साथ क्या होगा, आपको हेडेक भी होगा, सिर भी दुखेगा। ये दो पॉइंट तो तुम सब में लिख देना, फीवर होगा तो हेडेक भी होगा, तुम सब में लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, समझ में आया, क्लियर हो गया, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अच्छा, इसके साथ साथ आपके स्किन हो गया, जो आपकी जहाँ पर आपके ना बहुत ही पतली स्किन होती है, जो पतली स्किन होती है ना आपके, जैसे पाम हो गया, आपकी स्किन हो गई, आपके लिप्स हो गए, तो वो भी कैसे कलर के दिखेंगे, ब्लूइश कलर के। तो आपके लिप्स भी आपके ब्लूइश कलर की दिखाई दी है, कि एनसीईआरटी के बच्चा बता रहे, आप समझ जाओगे तो होशियार हो बहुत। तो ये है। अब आप बोलोगे मैम इसका क्योर बताओ। अब अच्छा, क्योर तो कुछ नहीं, आप अगर कोई व्यक्ति खांसा हो रहा है तो बस वही है, थोड़ा सा सेफ्टी रखें, है ना, तो वो तो आपको पता है कैसे करना। तुम तो वैसे होशियार हो, तो तुम मुझे ज्ञान देते हो, तुम लोग तो, है ना, तुम तो मुझे ज्ञान देते हो, मैं तो पता नहीं क्यों तुमको इतना ज्ञान दे रही हूँ, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, समझ में आ गया, ये बात आपको क्लियर हुई। चलो अब मैं आपको एक मज़ेदार बात बता रही हूँ, क्योर वगैरह कर लेना तुम, ठीक है? तो मैंने आपको जो मेन था, पहला पैथोजन बता दिया, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है ये बता दिया, दूसरा, तीसरा कैसे फैलता है ये बता दिया, और चौथा सिम्टम मैंने आपको क्लियर कर दिया। और क्योर तुम देख लेना तुम्हारे हिसाब से, तुमको कितना ही क्योर समझाओ, तुम्हारे को वही करोगे जो तुमको करना है। तो तुम क्योर तुम देख लेना कि हाँ मैम हमको आता है क्योर होता है, ठीक है? अब अपन काम की बात करते हैं, ठीक है बच्चा? देखो अब सुनो बच्चा, मैंने यहाँ पर आपको बोला कि जब इसका एंड हो जाएगा तो मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊंगी, तो देखो। अच्छा हाँ, अरे अभी तुम लाइव होते तो मैम तुम मुझसे पूछे मैम इसका इंक्यूबेशन पीरियड, देखो मैं भूल गई दिमाग से। बच्चा इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 5 दिन तक होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब 2 या 3 दिन के बीच में होता है, मतलब इंक्यूबेशन में लिख देती हो ना, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 2 से 3 दिन तक होता है, यानी बैक्टीरिया जाने के बाद आपको पता चलेगा, मतलब 5 दिन भी हो सकता है, मतलब इसका वैरी करता है, तो मतलब है ना, बैक्टीरिया जाने के बाद आपको सिम्टम दिखाई देंगे। खैर ठीक है, इस बात मैं बता चुकी हूँ। और एक और चीज़, और क्या बताना था, बस हो गया कंप्लीट, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब आ जाओ, मेन बात करूँ मैं अब आपको। बच्चा अब सुनो, अब मैंने ये क्यों लिखा मैंने, अब बच्चा मैंने आपको एक चीज़, जब भी मैं कोई लाइन लिख दूँ आप समझ जाना कि मैम ने कोई लाइन लिखी है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सुनो बच्चा एम्स में एक क्वेश्चन आया था, क्या आया था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, सुना व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जानते हो क्या होता है, खांसी जुकाम होता है ना, वो नॉर्मली होता रहता है, ये फर्जीवाड़ा होता रहता है, और निमोनिया आपने पढ़ ही लिया। क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ द डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया। अब आप बोलोगे मैम ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंस है, नहीं बच्चा, ये एक ऐसा यूनिक डिफरेंस है जो आपको रटना है और आपको याद रखना है। कॉमन कोल्ड सिर्फ और सिर्फ आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज़ होती है, यानी वो लंग्स तक नहीं जाता, जब तक वो ठीक हो जाता है। अरे कॉमन कोल्ड तो नॉर्मली होता रहता है, तो होता भी रहता है, ठीक भी हो जाता है, होता है ठीक भी हो जाता है, लेकिन निमोनिया आपके लंग्स रिलेटेड बीमारी होती है। ये पॉइंट आप रटो कुछ ही करो, लेकिन इसको बुक में लिख लेना। क्या लिखोगे कि कॉमन कोल्ड सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज़ होती है, यानी आपके सिर्फ गले तक रहेगी, ट्रेकिया तक रहेगी सिर्फ, उससे आगे नहीं जाएगी, उससे आगे की इसकी हिम्मत नहीं होती, इस बैक्टीरिया मर जाएगा उसके बाद, ठीक है? वायरस जो होता है मर जाता है, बट और कॉमन कोल्ड किससे होता है, वायरस की वजह से होता है, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज़ को, समझ में आया? और ये किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके आया बता जिसमें बहुत से डिफरेंस थे, लेकिन ये अगर आ जाए तो यही डिफरेंस होगा, ध्यान रखना इसको, कि ये एक तो ये देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लंग्स में गया, जब तो मैंने लाइन लिखी कि अरे भाई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते तो लंग्स में जाएगा, लंग्स में क्या तो लंग्स रिलेटेड डिजीज़ होती है निमोनिया, और कॉमन कोल्ड सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सिर्फ ट्रेकिया तक रहेगी। ये बात आप रट लो, कुछ ही करो, क्लियर? तो बच्चे समझ में आ गया। अब देखो मैं अगर बोलती कि मैम बच्चे जल्दी बोलो फटाफट, यस मैम समझ में आ गया था, आप मेरे को बताया आपको समझ में आ गया था, यस मैम आपने बोल दिया है, मुझे पता है, ठीक है? चलो तो आपका ये निमोनिया कंप्लीट, आपका क्या मतलब निमोनिया वाला कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर? चलो तो अपन आगे स्टार्ट करें हम, है ना? अब अपन स्टार्ट करेंगे डिप्थेरिया और पर्टुइसिस, दोनों एक साथ ही हैं, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है? चलो आगे स्टार्ट करें अब। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो इसको अपन मिटाते हैं हम। बट देखो डिप्थेरिया और पर्टुइसिस के बारे में इसी बुक में नाम लिख रखा है, इसके बता कुछ नहीं रखा है,
तो अपन थर्ड वाला स्टार्ट करते हैं। तुम तो होशियार हो वैसे ही, तुमको तो बताने की जरूरत नहीं है। अरे मैम नहीं मैम ऐसे मत बोलो। क्यों नहीं बोले? इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, प्यारा तो नहीं बोलना चाहिए तुमको। चल ठीक है, जब भी तुम लाइव आओगे, ध्यान से सुन लो, जब भी तुम लाइव आओगे तो मैं तुमसे सबसे पहले जितना मैंने पढ़ा दिया रिकॉर्डेड में वो सारा पूछूंगी मैं, ध्यान रख लेना इसको, ठीक है? इसलिए पढ़ के रख लेना पहले ही। तो अब है डिप्थेरिया, तीसरी चीज़ अपन पढ़े थे ना डिप्थेरिया। अच्छा मैं यहाँ पर चौथा वाला भी लिख देती हूँ, है ना, फोर्थ भी लिख देती हूँ, पर्टुएसिस। दोनों डिजीज से बैक्टीरिया से होते हैं। अब मैंने दोनों साथ में क्यों लिखा, इसका रीज़न बताऊँ, क्योंकि क्यों लिखा मैं दोनों साथ में, इसका रीज़न बताऊँगी। सबसे पहले डिप्थेरिया किसकी वजह से होता है? ये पैथोजन बताइए। चलो मैं बताती हूँ। कोरिनीबैक्टीरियम, कोरिनी बैक्टीरियम, अरे सॉरी आई एम सो सॉरी, छूट आएगा, ठीक है? डिप्थेरियाई, ठीक है, समझ में आया? और ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो डिप्थेरिया होता है किसकी वजह से होता है? कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई की वजह से होता है, ठीक है? अच्छा दूसरा वाला कौन सा होता है? हाँ, पर्टुसिस किसकी वजह से होता है? हाँ, बोर्डेटेला पर्टुएसिस, यहाँ याद रखना पर्टुएस, अरे मैंने फिर बड़ा लिख दिया, आई एम सो सॉरी बच्चा। पर्टुएसिस, यहाँ सिर्फ एक एस आएगा, याद रखना, ठीक है? यहाँ पर डबल एस आता है बीमारी में, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो पहले तो आपको पैथोजन पता होना चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है? इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है, ठीक है, डिप्थेरिया क्या होता है? 2 से 3 दिन के बीच में, लिख दूँ? इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 2 से 3 दिन, और इसका होता है 10 से 15 दिन, ठीक है? 10 से 15 डेज, ठीक है? ये बात आपने याद होगा तो ठीक है, वरना इतना नहीं याद। अब काम की बात क्या है ये सुनो बच्चा, देखो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो डिप्थेरिया होता है और जो पर्टुइसिस होता है, पहले बता देती हूँ मैं ये पॉइंट ताकि आपको डिफरेंस ना हो। देखो डिप्थेरिया और पर्टुइसिस दोनों ऐसी बीमारी होती है जो बच्चों में होती है, 5 साल से ज़्यादा उम्र में नहीं होती, 5 साल से कम बच्चों में होती है, इसलिए मैंने 2 एक साथ पढ़ा रही हूँ। अब तो ठीक है कि मैम दोनों एक साथ क्यों पढ़ा रही हूँ मैम, आप कंफ्यूजन कर दोगे आप, बच्चा कंफ्यूजन नहीं कर रही मैं ऐसे बता रही हूँ कि दोनों ही, है ना, 5 साल कैसे लिखते हैं, 5 साल तक के बच्चों में होता है। अच्छा और बता देती हूँ मैं, जो बच्चा डिप्थेरिया होता है वो 2 साल के बच्चों के अंदर होता है, और जो पर्ट्यूसिस होता है वो 5 साल के बच्चों के अंदर होता है, ठीक है? तो ये दोनों किस में होता है? चाइल्ड में होता है। इट्स अगर इन बोथ चाइल्ड बच्चों में होता ही है, बड़ों में नहीं होता, ठीक है? चलो दूसरा आपको बताओ, डिप्थेरिया हमेशा ध्यान रखना बच्चा विंटर्स में होगा, बच्चों को हमेशा विंटर्स में होता है, क्योंकि बच्चा इस बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है वो विंटर के लगभग, इसलिए तो कभी आपने नोटिस करा होगा, है ना? अपनी बात कर लेते हैं, मैं एक नॉर्मल आपको एक नॉलेज की बात बताती हूँ। कभी आपने नोटिस करा होगा बच्चा कि जब विंटर्स आने लगती है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, तब ज़्यादातर खांसी जुकाम होता है किसी को भी, क्योंकि उस समय पैथोजेंस को ग्रो होने के लिए अच्छा खासा टेम्परेचर मिलता है। ये कभी भी आप नोटिस करें, अपने घर में कोई ना कोई होगा, लेकिन उस समय होगा जरूर, ये फिक्स है, होता है, क्योंकि उस समय टेम्परेचर इतना अच्छा होता है इन बैक्टीरिया या वायरस को ग्रो करने के लिए। इसलिए जो डिप्थेरिया होता है वो क्या होता है? फ्रीक्वेंटली, है ना, फ्रीक्वेंटली इन विंटर्स, किस में होता है? विंटर्स में होता है बच्चा, ये बात आप ध्यान रखना। और ये नॉर्मल विंटर समर मतलब बीच में, मतलब कहाँ होता है? बारिश के मौसम में, बारिश का जो मौसम होता है ना तब होता है पर्टुएसिस, ठीक है? अच्छा ये याद होगा, ठीक है, बट ये वाला ध्यान रखना है, पूछा जाता है। अब सुनो मज़ेदार बात, पर्टुइसिस को बच्चा वूफिंग कफ भी कहते हैं। और मैम ये तो सुन रखा है हमने बच्चा, इसीलिए तो पढ़ा रही हूँ। वूफिंग कफ जानते हो ना? अच्छा दोनों ही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलते हैं, ध्यान रखना, खांसी जुकाम होना दोनों में कॉमन है, ठीक है? अब सुनो एक मज़ेदार बात, है ना, इसको वूफिंग कफ क्यों बोलते हैं इसका रीज़न बताऊंगी मैं। अब वूफिंग कफ तो नाम सुना ही होगा, यस मैम सुन रखा है हमने, बस इसलिए तो आपको बताया ये मैंने, मतलब इतनी पढ़ाती, क्योंकि आपने ये नाम तो सुन ही रहा होगा। तो इसमें ज़्यादातर कफ बनता है, अब वो क्यों बनता है इसका रीज़न, तो पहले तो आपको ये समझ में आया, बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ, बताओ जल्दी, ठीक है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब सुनो बच्चा,
आगे बताओ। हाँ, अब जो डिप्थीरिया होता है उसमें बच्चों को है ना, बच्चा है ना बहुत ज़्यादा हेडेक होता है ना, और उनमें उनको कफ होता है, खांसी होती है, उनको वॉमिटिंग आती है। ध्यान रखना, इसमें ज़्यादातर जो सिम्टम्स दिखते हैं वो कैसे दिखते हैं, इसमें बच्चों को वॉमिटिंग आती है। अच्छा, इसमें ना ज़्यादा वो समझाने जैसा नहीं है कि भाई मैं इसमें इतना नहीं आता, बस आपको जो मैं बता रही हूँ, वॉमिटिंग आती है, बच्चों को हेडेक होता है, ठीक है ना। फीवर, अब आपको पता है फीवर तो मैम सब जगह लिखना ही लिखना है। फीवर के साथ साथ कफ जमता है ना, खांसी होती है वगैरह वगैरह, ये सारे सिम्टम इसको दिखने को मिलते हैं। और लेकिन ये ध्यान रखना कि अर्लियर, जल्दी जल्दी नहीं होते सिम्टम, बहुत बाद में दिखाई देते हैं सिम्टम, ठीक है। अब आ जाओ इस पर अपने पर्टुसिस पे। बच्चा देखो, पर्टुसिस जो होता है, ठीक है, पर्टुसिस में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कफ बहुत ज़्यादा जमता है। इसमें सीवियर अटैक बोलते हैं ना, इसमें सीवियर अटैक। देखो ध्यान से सुनना, मैं एक मज़ेदार बात बताती हूँ। अब आप बोलोगे यस मैम, आज तो सच में एक मज़ेदार बात बताई आपने। देखो सुनो, पर्टुसिस में क्या होता है, मान लो खांसे जा रहे हो, खांसते रहता, मैं खांस के नहीं बताऊंगी, तुम समझ जाओ। तुम खांसे जा रहे हो, बच्चा आप खांसे जा रहे हो, लगातार खांसे जा रहे हो। अब आप जब खांसोगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब आप लगातार खांस, अब आप थोड़ा खांस तो वो तो नॉर्मल है, चलता रहता है, लेकिन अब लगातार खांसे जा रहे हो, तो पता क्या होता है, अब उनको सांस नहीं आती। तो पता, जब मान लो कि मेरे को पर्टुसिस, मान लो मैं 5 साल की नहीं हूँ, लेकिन मान लो कि मेरे को पर्टुसिस है, मैं लगातार खांसे जा रही हूँ, तो मेरे को इनहेल और एक्सेल करने में, यानी सांस लेने देने में दिक्कत आएगी मैम, बिल्कुल आएगी। तो बच्चा क्या होता है, जब आप ज़्यादातर जब खांसे जाते हो बहुत ज़्यादा, तब जब आप इनहेल करते हो एकदम से रुकते हो, अब इनहेल करते हो तो एकदम से आपको अटैक आ जाता है। अटैक, हार्ट अटैक नहीं, सीवियर अटैक आता है। और उस इनहेल करने में, यानी इनहेल वाला अटैक आता है ना कि एक्सेल करने में, यानी आपको इनहेलेशन में दिक्कत आती है, यानी आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी। ये है काम की बात, इनहेलेशन अटैक आता है, और इसमें आप एकदम से ना, आपकी सांस लेना बंद हो जाता है एकदम से, और फिर है ना, अपने अंदर नहीं होता, बच्चों में होता है, लेकिन बात बता रही हूँ, तो उसको बोलते हैं इनहेलेशन सीवियर अटैक ऑफ कफ। और इसी वजह से आवाज़ें निकलने लगती है, सीटियाँ बजने लगती है, इसलिए इसको वूफिंग कफ बोलते हैं। अब आया समझ में। तो कफ किसमें ज़्यादा, दोनों में जमता है, लेकिन इसमें सीवियर बहुत ज़्यादा कफ जमता है, तो खांसी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से जब अपन इनहेल करते हो, एकदम से अपन खांसी लेने के बाद जब अपन सांस लेते हैं तो एकदम से आवाज़ निकलती है, इसलिए इसको बोलते हैं वूफिंग कफ, है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं बच्चा वूफिंग कफ बोलते हैं। अब आया समझ में। अच्छा, मैंने स्पेलिंग सही नहीं लिखी का, अच्छा आएगा आई थिंक, है ना, तुम देख लेना, होशियार हो वैसे तुम, ठीक है। तो आया समझ में। तो ये है काम की बात, इसीलिए इसको वूफिंग कफ डिजीज़ भी बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान, तो दोनों में अंदर समझ में आ गया, क्लियर हुआ। अच्छा, तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, और इसके साथ साथ आपको, है ना, और भी ध्यान, मतलब ध्यान रखो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं। इसमें वॉमिटिंग वगैरह, हेडेक वगैरह होती है, बस इतना एक काम की बात नहीं। अब एक काम की बात लास्ट, बस ज़्यादा नहीं, बस लास्ट। बच्चा देखो, 3 डिजीज़ होती है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनेस होती है ना। टिटनेस सुना है कहीं, टिटनेस कहीं सुना है? बच्चा इन तीनों ही डिजीज़ में एक वैक्सीन लगती है, और इसका नाम है, बोलते हैं ना, DPT का इंजेक्शन लगाओ। डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, DPT का इंजेक्शन लगाओ। तो बच्चा DPT का जो इंजेक्शन होता है, D फॉर डिप्थीरिया, P फॉर पर्टुसिस, T फॉर टिटनेस, तीनों ही डिजीज़ में ये इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ध्यान रखना, D फॉर डिप्थीरिया लिख देती हूँ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, बोलो मैम लिखा ही नहीं था आपने। P फॉर पर्टुसिस और T फॉर टिटनेस, ठीक है। तो तीनों डिजीज़ में आप DPT का वैक्सीन लगाते हो बच्चों को, और ये इसीलिए तो आप कभी नोटिस करोगे, जब नया बच्चा बॉर्न होता है, जब नया बच्चा जन्म लेता है बच्चा, तो 6 वीक के अंदर, 6 हफ्ते के अंदर उसको DPT का इंजेक्शन लगता है, देख लो, ताकि उसको आगे जाके डिजीज़ नहीं हो, ठीक है। तो कब लगता है, अंडर 6 वीक ऑफ बर्थ, यानी जन्म के 6 हफ्ते के अंदर लगता है, बस खत्म। ये चीज़ थी मुझे बताने की, बहुत कुछ है इसमें बताने, लेकिन मेरे मतलब नहीं है, जब आता ही नहीं फालतू क्या बताऊँ। काम क्या था, बैक्टीरिया, दोनों मैंने साथ में क्यों बताया, रीज़न आपको मैंने बता दिया। दोनों बच्चों में होती है 5 साल की इंक्यूबेशन पीरियड, आपको ध्यान रखो तो ठीक है। बट ये जो काम करता है इसको वूफिंग कफ भी बोलते हैं, और इसको नहीं बोलते, ये नॉर्मल विंटर में होती है, बारिश के समय में होती है लगातार। और DPT का इंजेक्शन 3 डिजीज, टिटनेस अपन आगे बढ़ेंगे, तो उस समय टिटनेस में तब भी ये आएगा। तो दोनों डिजीज़ में DPT का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो अपन ने बैक्टीरिया में 4 डिजीज़ कंप्लीट करी, कौन कौन सी करी, टाइफाइड कंप्लीट कर लिया, निमोनिया कंप्लीट करा अच्छे से, टाइफाइड करा, और डिप्थीरिया पर्टुसिस भी करा, ठीक है। अच्छा, इतना याद करो, बहुत है, तुम इतना याद कर लेना, ठीक है। और भी इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा बच्चा, गारंटी है मेरी, ठीक है। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो तब से लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में अपन प्लाक और डायसेंट्री, यानी कोशिश करूँगी मैं कि अगले लेक्चर में बैक्टीरिया वाला टॉपिक कंप्लीट ही करा दूँ, वैसे तो हो जाएगा पॉजिटिव एनर्जी के साथ।
पॉजिटिव रहो, थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन आगे वाला लेक्चर वायरस वगैरह स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कंप्लीट। चलो, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब वही मैं आपको बोलती हूँ हमेशा कि समझ में आया आपको, तो बोलो यस मैम, तो आपका आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कोई भी डाउट हो बच्चा पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। चलो, तो अपन इस लेक्चर को एंड करते हैं, अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन आगे वाला कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में बैक्टीरिया कंप्लीट हो जाए, बिल्कुल। आप साथ हो, मैं साथ, कॉपरेट होकर काम करेंगे, अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।